आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय भीम प्रदेश। साथियों, आज महामानव राष्ट्र मालिक भगवान टंट्या भील का गाथा अनावरण कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं और यहाँ की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ भगवान टंट्या भील की मूर्ति नहीं है, ये मनुवादियों की छाती पे भगवान टंट्या भील का विचारधारा है। साथियों, जो वो विचारधारा जिसने इस देश के अंदर में मनुवादी ताकतों के साथ, सामंतवादी ताकतों के साथ, अंग्रेजों के साथ और यहाँ की जो वर्तमान जो सरकारें हैं उनके सामने आदिवासियों का जन सैलाब खड़ा करा है, ये वो भगवान टंट्या भील की विचारधारा है। साथियों, आज इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, इन सब युवाओं और हमारे जो समाज के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी बंधुओं का है। साथियों, उनकी ही बदौलत आज इस मंच के माध्यम से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। अगर ये लोग नहीं होते, ये महापुरुषों की जो विचारधारा को निकाल कर हमारे सामने नहीं लाते, तो आज भी हम कहीं ना कहीं मनुवादियों के साथ में बैठे हुए होते और हमारे समाज की बर्बादी का तमाशा देखते रहते। आज ये वो दिन है, आज हमारे लिए अपना मंच है। इस मंच के माध्यम से हम हमारे समाज, सोसाइटी के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। साथियों, इससे पहले हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ कहने के लिए हमारे पास ये था कि हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं, लेकिन बैठने के लिए जमीन नहीं और मरने के लिए शमशान घाट नहीं, ऐसी हमारी आज स्थिति है। और इस स्थिति से अगर हमको निकलना है तो जन जन तक को आदिवासी विचारधारा को समझना पड़ेगा। एक एक भाई को, ये जरूरी नहीं है, ये जितने भी जो आप यहाँ पर जो महापुरुषों के तस्वीर देख रहे हैं साथियों, बिरसा मुंडा और बाबा साहब को छोड़ दे तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस देश के लिए अगर लड़ाई लड़ी है वो महामानव राष्ट्र मालिक भगवान टंट्या भील है। साथियों, 17 साल तक लड़ाई लड़ी। 48-47 साल की उम्र में हमारे कई बुजुर्ग निपट गए, कई हमारे समाज के अच्छे अच्छे नेता निकल गए, लेकिन समाज के नाम पे एक दिन का भी नहीं खड़ा कर पाए। और ये वो महामालिक है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को तो हिलाया, सामंतवादी हुकूमत को तो हिलाया, होलकर हुकूमत को तो हिलाया, लेकिन वर्तमान सरकार को भी हिला के रखा है। आज अगर आदिवासी क्षेत्र में महामानव राष्ट्र मालिक भगवान टंट्या भील का नाम नहीं लेंगे तो लोग आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। ये विचारधारा उस मालिक की। लेकिन आज का जो परिवेश है, समाज के नाम पे हम खड़े हो रहे, समाज के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे, समाज के नाम पे हम सभी भाइयों को इकट्ठा करें, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि हम हमारी विचारधारा के साथ में खड़े नहीं है। हम सिर्फ पार्टियों के साथ में खड़े, हम नेताओं के साथ में खड़े हैं, लेकिन कहाँ खड़े नहीं है? जहाँ समाज की बात आती है, जहाँ हमारे अधिकारी कर्मचारियों की बात आती है, जहाँ हमारी बहन बेटियों की अस्मिता की बात आती है, वहाँ हम सब दूर हो जाते हैं, वहाँ हम खड़े नहीं होते। आज जिस संगठन की वजह से इस मध्य प्रदेश में आदिवासी अस्मिता की जो बात होने लगी है, आदिवासी अधिकारों की बात होने लगी है, वो संगठन आज डूबने की कगार में है। क्योंकि आप लोगों ने कभी नहीं चाहा कि आदिवासी समाज की अपनी जो विचारधारा है वो जीवन पर्यंत चलती रहे। अगर कोई नेता हमारे समाज में आता है तो हम सब लोग गोल लगा लेते हैं, वही जब हमारी समाज की जो विचारधारा है जो 10-15 सालों से उभर कर आई है, अभी उसको उभरने में और समय लगेगा, लेकिन हम अभी से हम प्लानिंग करने लग गए हैं। वही सती दादा बोलते हैं कि टंट्या मामा के लाल आधे इधर आधे उधर। आज इंदौर में 3.5 लाख आदिवासी समाज और अन्य समाज के जो हमारे SC/ST OBC के जो बच्चे रहते हैं, आज स्थिति ये खराब होने वाली है कि गैस का भाव 4,500 रुपए हो गया एक सिलेंडर का बैंक में, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको गैस सिलेंडर नहीं मिलता, उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। हालत इतनी खराब है कि इंदौर छोड़ के घर आने के लिए मजबूर है। रूम रेट तकरीबन 7,500 के आसपास हो गया है। ऐसी स्थिति में हम हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इस पे कोई बात नहीं करेगा।
आज ये जो दौर है, इस दौर में हमारे भाई लोगों के साथ में कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसका हम हिसाब आपको नहीं दे सकते। इस कार्यक्रम को करने के लिए, इस मूर्ति को बिठाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, इसका हिसाब हम नहीं दे सकते आपको। आपको तो सिर्फ ये लगता है कि ये जो देश के युवा है, ये भील प्रदेश के युवा है, ये आ जाएंगे, 2-4 भाषण बोलेंगे और चले जाएंगे। ये भाषण देने का कार्यक्रम नहीं है भाई लोगों, माता बहने। ये अपनी अस्मिता, अपनी जमीन, अपने आने वाले भविष्य को बचाने की प्लानिंग है। अगर ये नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अभी रेलवे के नाम पे मारे जाएंगे, फिर मेट्रोपॉलिटन एक्ट आ जाएगा, उसके नाम पे मारे जाएंगे, फिर उसके बाद में ये जो चुनाव आएगा फिर उसमें मारे जाएंगे। और मरना तय है हमारा। बचने का सिर्फ एक ही समाधान है कि हमको हमारे अधिकारों के प्रति जवाबदेही हमारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में जो चुनाव प्रणाली आई है, अभी भाई ने बोला था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। और ग्राम सभा के लोग ऐसे नींद में सोए, उनको मालूम ही नहीं कि ग्राम सभा होती क्या। सिर्फ मंचों से भाषण देके ग्राम सभा के बारे में 2 आर्टिकल लिख देना बड़ी बात नहीं है। गांव के लोगों को बताना पड़ेगा कि मोड़ो मठे मोड़ो राज, हमारे गांव में हमारा राज क्या होता है, ये उनको समझाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बहुत सारे तमिलनाडु का सीएम जो बना है उसके स्टेटस लगा रहे, तमिलनाडु की बड़ाई कर रहे। कभी हम राजस्थान वालों भाइयों की बड़ाई करते थे। हम कब सुधरेंगे इसके बारे में कौन तुमको बताएगा? हम हमारे भाई बहनों की इज्जत को कब बचाएंगे इसके बारे में तुम क्या सोचोगे? यह सबसे बड़ा विषय है। आज इस प्रदेश के अंदर में कहने को हम 21.5% है, और अगर आंकड़े में देखें तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास आदिवासियों की जनसंख्या है। लेकिन आदिवासियों की इतनी बुरी कंडीशन है कि वहाँ केन बेतवा में आधे पानी में डूबने को हम तैयार हैं, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पे लाखों हेक्टेयर जमीन हमारी छीनी जा रही है, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंग रहे हैं। ये हालत है हमारी। अब कहने को ये बोलेंगे कि हमारे 47 विधायक है, 33 एसी के विधायक है, 6 सांसद है, सब मुर्दे हैं, कोई जिंदा नहीं है। कोई भी इस परिस्थिति में, इस लोकतंत्र में आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज को अगर जिंदा रखना है तो पूरे समाज को जिंदा होना पड़ेगा। सिर्फ 47 लोगों से काम नहीं चलेगा, 6 सांसदों से भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। हर एक गांव में हमको जागरण मंच से लगाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। और ये बात स्पष्ट है साथियों, आज हर कोई ये चाहता है कि वो नेता बनेगा, हर कोई चाहता है कि वो पंच बनेगा, हर कोई चाहता है कि वो सरपंच बनेगा, हर कोई चाहता है कि मैं सांसद बनूंगा। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूं कि हमारे पूरे प्रदेश में 47 विधायक अगर बनेंगे तो सिर्फ 47 विधायक बनेंगे हमारे आदिवासी सीट से, आरक्षित सीट से। 6 सांसद बनेंगे और तकरीबन 5000 के आसपास सरपंच बनेंगे और 3000 के आसपास में जनपद प्रतिनिधि बनेंगे और तकरीबन 1300-1400 के आसपास हमारे जिला सदस्य बनेंगे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों के लिए क्या विचारधारा है? बाकी लोगों के काम करने के रास्ते क्या है? विद्यार्थियों के लिए क्या है? जो पेंशनरत जो बुजुर्ग है उनके लिए क्या है? जो हमारी माता बहन है उनको हम क्या विचारधारा देंगे? अगर सब लोगों का रुख उधर है तो फिर समाज के बारे में कौन सोचेगा? इसके बारे में सोचना हमने बंद कर दिया। हमने सबने ये सोचा कि हमको तो ये बनना है, हमको तो वो बनना है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया एक बार समाज के बारे में सोचे और इस संगठन के बारे में सोचे, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो हमारा सबका करियर भी बर्बाद है। क्योंकि जो पढ़े लिखे युवा जिन्होंने जी जान करके मेहनत करके इस समाज को जिंदा किया है, अगर आज वही मरने की कगार पे है। अगर हम वैचारिक रूप से मर गए तो तुम्हारे क्षेत्र में चालू हो जाएगी भगवत गीता, महाभारत, रामायण सब चलेगी। कैसे घर बर्बाद होंगे, कैसे लोग बर्बाद होंगे, कैसी जमीन बर्बाद होगी, ये तुम्हारे सामने होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी सरकार क्यों ना बन जाए। क्योंकि हमको हमारे लोग वैचारिक लोग चाहिए।
अगर वैचारिक रूप से हम मजबूत है तो हम ये जंग जीतने के लिए तैयार है। अगर हम वैचारिक रूप से मजबूत नहीं है तो जीती हुई जंग भी हम हार जाएंगे, क्योंकि आज भी अगर 46 विधायक है तो वो हमारे अपने समाज के लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है। 6 सांसद है तो वो भी हमारे अपने समाज के लोग हैं, लेकिन वो कहाँ मरे हुए हैं विचारों से। इन महापुरुषों की विचारधारा उनके दिमाग में नहीं है, इसलिए वो समाज के नाम पे कलंक है। समाज के लिए वो समाज को कोई मिशन नहीं दे सकते। ये वास्तविकता है। आज धार के अंदर में तकरीबन 3 से 4 घटना ऐसी हुई है जो हमारे आदिवासी भाइयों के घर तोड़े। एक भी विधायक सांसद वहां भटका नहीं है। ये तो अपना 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, तो बताओ कि फिर आपके लिए कौन लड़ेगा? तुम्हारा सरपंच नहीं खड़ा होता, तुम्हारा पंच नहीं खड़ा होता, तो सांसद विधायक तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पहले समाज को तैयार करिए, उसके बाद में सरपंच विधायक के बारे में सोचिए। ये हकीकत है। जब हमारा समाज तैयार हो जाएगा तो किसको पंच बनाना, किसको सरपंच बनाना, ये आप खुद डिसाइड कर लोगे। किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वास्तविकता है, और इसी वजह से हमारे जो समाज का संगठन है वो पूरा इधर का उधर हो रहा है। आज नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। बांध बनाने के तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों को 1 लाख का जो मुआवजा था वो आज तक भी नहीं मिला। वो दीदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मेधा पाटकर है। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन के नाम पे नर्मदा नदी पे 5 डैम बने हुए हैं। तकरीबन 5 लाख आदिवासी परिवार विस्थापित हो गए। उनका घर मजबूत है, लेकिन मेरे आदिवासी भाइयों का घर बर्बाद हो गया। किसी को पुनर्वास कैंप नहीं मिला है। ये वास्तविकता है। अगर हम दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चलाएंगे तो हमारा डूबना सही है। जैसे तैसे ये जो युवा मेहनत कर रहे हैं, आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 5 साल में हम सरपंच के पास तकरीबन 2 से 3 बार जाते होंगे। जब हमारे बच्चे का प्रमाण पत्र बनाना हो या जब हमको कूपन पे साइन करवाना, उसके बाद में सरपंच कौन है हम जाते ही नहीं होगा। ये हालत है। तो इसलिए उससे ज्यादा जरूरी है कि इन महापुरुषों की विचारधारा कायम होना जरूरी है। अगर ये समाज में स्थापित रहेगी तो हमारे विधायक भी बन जाएंगे, सांसद भी बन जाएंगे, और आने वाली हमारी सरकार भी बन जाएगी। ये जरूरी है मेरे भाइयों। और मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, और जितने भी जो युवा सोशल मीडिया पे अपने आप को 30 मार का समझते हैं और देश के नाम पे उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ये जो मंच पे जितने भी जो महापुरुषों की तस्वीर लगी है, इनको एक बार थोड़ा सा आप गौर से समझे कि इनका क्या विजन था, हम क्या देना चाहते हैं और समाज को हम किस धारा में लेके जाना चाहते हैं। अगर वो दिशा हमारी सही नहीं है तो सोशल मीडिया पे लड़ते रह जाओगे और दुश्मन सरकार बना के बैठ जाएगा, और फिर तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जमीन छीनेगा, तुम्हारी बहन बेटियों को छीनेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी हाल ही के पेपर में आया था कि 50,000 आदिवासी बालिकाएं मध्य प्रदेश से गायब है। एक बार भी विधानसभा में प्रश्न नहीं लगा, जबकि तुम्हारे 46 विधायक है, 6 सांसद है। अभी और एक न्यूज में आया था कि तुम्हारे भाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आज हालत ऐसी हो गई है कि तुम्हारे 5वें अनुसूचित क्षेत्र में तुम 2 लड़के भी इकट्ठे हो जाओ तो एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। ये हालत हो गई है। तो इसलिए इन सारी चीजों को अगर सुधारना है तो सबको एक साथ में आना है, सबको एक साथ में समन्वय बना के काम करना है। अगर ये समन्वय नहीं बना तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये हमारा अंतिम भाषण रहेगा। इसके बाद में हम कभी समाज के बीच में नहीं आएंगे। हमारा भी घर हम खुद चला सकते हैं। और आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का जोहार दिया।